आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। तो आज हम वर्ण विचार पर मैं विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। सबसे पहला हम शब्द लेते हैं फूल। फूल इस शब्द के दो टुकड़े हो सकते हैं, फू जमा में ल। अगर हमने इस शब्द जो फूल है इसके दो टुकड़े लिए हैं, फू जमा में ल, तो अगर हम करना चाहें तो फू के भी दो टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसका यहाँ पर वर्णन दिया गया है। जैसे कि फ के नीचे हलंत जमा में ऊ, तो इसके भी हमने जो ये वर्ण है इसके भी दो टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हर एक व्यंजन स्वर से मिलकर बना है। तो फ जमा में ऊ, तो आपके फू के भी दो टुकड़े हो गए हैं। अगला जो हमारा वर्ण है वो है ल। ल के अगर हम ल के टुकड़े करना चाहें तो हम ल के भी टुकड़े कर सकते हैं। इसका हो जाएगा ल के नीचे हलंत जमा में अ। तो यानी कि आपके जो फूल शब्द हैं उसके भी टुकड़े फू जमा में ल दो टुकड़े हो गए, और अगर हम फू के टुकड़े करें तो उसके भी दो हो जाएंगे, फ के नीचे हलंत जमा में ऊ। यानी फ के नीचे हलंत का मतलब क्या है कि ये स्वर रहित है। ठीक है, तो हमारा इससे यहीं से पता चल जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हर एक व्यंजन स्वरों के योग से बना है। आगे आप देखिए, फ जमा में ऊ, ल जमा में अ। इनके अगर हम लेना चाहे, जब फ के नीचे हलंत लग जाता है, ल के नीचे हलंत लग जाता है, तो इनके ओ टुकड़े नहीं हो सकते। जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यह ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है जिनके अन्य टुकड़े नहीं हो सकते। ध्वनियाँ कहाँ से उत्पन्न होती है? वास्तव में कहा जाए तो ये मुंह से उत्पन्न होती हैं, और हम भाषा में इनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि छोटा ऊ लेना है तो हम उसके लिए चिन्ह लगा देंगे, आ लेना है तो उसके लिए खाली डंडा लगा देंगे, खड़ी पाई लगा दी जाएगी। मुंह से उत्पन्न होती है, किंतु हम भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये निश्चित चिन्ह हैं। ध्वनियों के निश्चित चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। जो निश्चित चिन्ह बना दिए गए उन्हें क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। सबसे मुख्य तथ्य जो है, मुख्य बिंदु है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की आपका कई बार क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके ओ टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे कि हमने अब क्या किया था, फ के नीचे हलंत लगा दिया था, तो उसके ओ टुकड़े नहीं हो सकते। ये मौखिक व लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है, यानी कि हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वह मूल ध्वनि जिसके ओर खंड ना हो सके, यानी कि खंड मतलब टुकड़े न हो सके, वो क्या कहलाती है? वर्ण। तो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह मूल ध्वनि जिसके ओर खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। तो ये वर्ण आपको क्लियर होगा, जिनके टुकड़े ना हो सके। जैसे फ के नीचे हलंत लगा दिया, ठीक है, इसके ओ टुकड़े नहीं किए जा सकते थे। हमने ऊ, छोटा ऊ है, उसके ओ टुकड़े नहीं कर सकते। ल के नीचे हलंत लगाया तो उसके ओ टुकड़े नहीं किए जा सकते। छोटा अ के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वह मूल ध्वनि जिसके ओ टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तो मैं वर्णमाला आपको कंसेप्ट क्लियर करने से पहले मैं आपका इसका करके दिखाती हूँ विच्छेद कि वर्ण जमा में माला। तो वर्ण जमा में माला ये दो शब्दों के मेल है। जैसे हम देखा होगा कि हमने माला में फूलों को एक एक क्रम में गूंथा जाता है। फूलों को अगर हमने माला बनानी है तो हम क्या करेंगे? पहले एक फूल डालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और थोड़ी टाइम के बाद, समय के बाद देखेंगे एक माला का गांठ लगा दीजिए तो एक माला का आकार बन जाता है। उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को भी एक क्रम में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? वर्णों को एक क्रम में रखा जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, ये नहीं कि अ के बाद हम ई रख देंगे। ठीक है, अ आ ई, तो ये क्या हो गई? ये सारे वर्ण क्रमबद्ध रूप में रखे जाएंगे। क के बाद ख रखा जाएगा, ये नहीं कि च रख दिया जाएगा। इस प्रकार वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। अगर हम लेते हैं तो उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना? हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। जैसे अगर आप देखें कि हम अपनी
आजकल फैमिलीज डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक न्यूक्लियर और एक क्या कहने सेपरेट फैमिली, यानी कि एक संयुक्त परिवार, एक एकल परिवार। ऐसे ही हमने उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा है। ये दो भाग है स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहला हमारा विषय जो शुरू करेंगे, स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जा सकते वे स्वर कहलाते हैं, यानी कि जिनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्णों की सहायता नहीं चाहिए, वे क्या कहलाएंगे, स्वर। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि इनको उच्चारण के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो मेन पॉइंट क्या हो गया कि जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जा सके वे स्वर कहलाएंगे। ये उच्चारण के आधार पर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं हमारे, 11। अ आ इ ई उ ऊ री ऋषि अ ए आई ओ औ। हमने अपनी कहा कि 11 स्वर हैं। हम इन 11 स्वरों को भी आगे कितने भागों में बांटते हैं वो आपको अभी बताने जा रहे हैं। स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में 3 भेद है। स्वर के मुख्यतः कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये मूल स्वर भी हैं, ये इन्हें मूल स्वर का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से है, अ ई उ री ऋषि। ठीक है, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वरों का नाम दिया जाता है और इनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। संख्या में कितनी है, ये 4। अगला है जो दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से, मूल स्वरूप से, यानी कि मूल स्वरूप कौन सा है, अ ई उ ऋषि, इनसे दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7। ये 7 हैं। अ, ठीक है, बड़ा आ आना था यहाँ पर, गलती से छोटा आ गया, आ ई, पहले हमने किया था अ, अब हम करेंगे आ की मात्रा आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, अ, फिर ई उ ए आई ओ औ। ठीक है, ये 7 है संख्या में। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से द्विगुना समय लगता है। यहाँ हमने कहा था एक मात्रा का समय, ये 2 मात्राओं का समय, और इसमें क्या लगता है, मूल स्वरों से 3 गुना समय लगता है, यानी कि इन सबसे ज्यादा समय लगता है उच्चारण में। तो ये क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिनमें 3 गुना का समय लगे प्लुत स्वर कहलाएंगे। इन स्वरों का प्लुत स्वर जो है, इन स्वरों का प्रयोग दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे आपकी देवनागरी लिपि में 3 का चिन्ह होता है ना, वो लगा दिया जाता है। इसका मतलब हो गया 3 गुना समय। कितना समय लगेगा, 3 गुना समय लगेगा। तो अब इसका उदाहरण लें कि आप अगर दयानंद जी का एक उच्चारण चिन्ह है उनका ओम, ओम, कितना समय लगा, जबकि अ अगर हम बोले ह्रस्व स्वर में अ, दीर्घ स्वर में आ, और इसमें हमने बोला ओम, तो कितना समय लगा, 3 गुना समय लगा। तो इसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। स्वरों की मात्राएं, स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उन्हें मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, जब स्वरों का प्रयोग क्या किया जाएगा, जब व्यंजन के साथ, व्यंजनों के साथ किया जाएगा तब उन्हें मात्रा के रूप में, किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, मात्रा के रूप में। लेकिन आपको याद रखना होगा कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती ओ की, जबकि आ की हमारी कौन सी मात्रा होती है, अ लेते हैं हम हमारा, तो इसकी कौन सी मात्रा होगी, आ की हमारी मात्रा होती है डंडा। क्योंकि हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है, जितने भी व्यंजन है सबके साथ अ मिला हुआ है। अगर आप लेना चाहें, क लेते हैं आप क, तो क के साथ क्या लगता है, हलंत लगा दिया जाए तो इसके साथ अ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, ये क के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ, तो यानी कि क। ठीक है, इनके स्वरों की मात्रा नहीं होती। हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर, जितने भी आपकी ख, आपको उच्चारण में ही पता चल जाएगा, ग
किसकी आवाज़ आ रही है पीछे? अ, यानी कि जितने भी व्यंजन है च, तो हमारी किसके पीछे आवाज़ आती है? अ की। त किसकी आवाज़ आ रही है? अ की। तो हमारे हिंदी के सभी व्यंजनों में क्या मिला हुआ है? अ स्वर। सबके साथ क्या लगा हुआ है? अ। यदि स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उसे हलंत के साथ लिखा जाता है, जैसे क। अभी हमने किया स्वर, व्यंजनों के अगले भाग में करेंगे। तो अब स्वर के पश्चात आज हम कर रहे हैं अयोगवह। हिंदी में स्वर और व्यंजनों के मध्य दो ध्वनियाँ ऐसी हैं जो स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनती हैं। जो किनके मेल से बनती हैं? स्वर और व्यंजन के मेल से बनती हैं। ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। जो स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अनुस्वार और विसर्ग। ये दोनों ध्वनियाँ अ आदि के बिना नहीं बोली जा सकती। दोनों के दोनों अ जुड़ा होता है इनके। अ आदि स्वर के योग से वन होने के कारण इन्हें अयोगवह नाम से कंसेप्ट क्लियर हो रहा। अयोगवह, अ के योग मने साथ जुड़ने वहन करने के कारण। अ का मतलब होता है अ, योग मने जुड़ना, वह मने वहन, यानी कि इन दोनों ने अ का वहन कर रखा है, ग्रहण कर रखा है। ठीक है, अ आदि स्वर के योग से वहन होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवह। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये दोनों अ का योग करते हैं। वहन मीन्स ग्रहण करते हैं। जैसे अब आपको बताया गया कि अ के बिना नहीं बोली जा सकती, जैसे दंत, प्रातः। अ की पीछे क्या आ रही है? ये विसर्ग का चिन्ह है, तो किसकी आवाज़ आ रही है? प्रातः, अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, तो ये दोनों अ का योग कर रखा है दोनों ने। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचम अक्षर के लिए किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। क से लेकर आपके पवर्ग तक, वर्ग से लेकर पवर्ग तक 25 माने जाएंगे आपके। ठीक है ना, क ख ग च छ ज न ट ठ ड न त त ध न प फ ब म, ये 25 माने जाएंगे। तो ये स्पर्श व्यंजन है। इसके प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचम अक्षर के लिए किया जाएगा। अगर आप देखें कि आपका यहाँ पर ण आ रहा है और ये क्या है? स्वर रहित है, तो स्वर रहित होने के कारण हम क्या करेंगे? इसको जो आपका पहला व्यंजन है उसके ऊपर लगा देंगे। तो अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है? बिंदी। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? बिंदी। इन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। कहाँ से उच्चारित होती है इनका? नाक से। इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है, और उदाहरण कौन सा है? आप अगर देखें चंचल, तो ये क्या हो गया? चंचल में ण कैसे है? आधा है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ दंत। एक एग्जाम्पल और लेना चाहे तो हम लिख सकते हैं दंत। दंत है। अब ये आधा क्या है? ये न आधा है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? दंत। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये आपका आधा, न आधा है, तो हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ऊपर अनुस्वार के रूप में, क्योंकि ये न क्या है? स्वर रहित है। तो स्वर रहित हो तो हम उसे कहाँ लगाएंगे? बीच में। अगर कहीं पर भी आपका पंचम अक्षर आ जाए स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन का बीच में कहीं भी पंचम अक्षर, तो पंचम अक्षर कौन कौन से होते हैं? क ख ग ण। ठीक है ना, आपके जो लास्ट में 5 आते हैं, न आता है, म आता है, अण आता है, तो इनके लिए आप क्या करेंगे? जब बीच में ये आ जाएंगे तो आप इसके लिए अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और ये बीच में कब आएंगे? स्वर रहित आएंगे, तो आप इनके लिए अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। समझ आ गया होगा आप लोगों को। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होते हैं। इसका मूल उच्चारण है ह। इस ध्वनि का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में ही होता है। इसका प्रयोग आपने हिंदी के शब्दों में कम प्रयोग किया जाएगा। संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, आप जितने भी संस्कृत के लेते हैं, आपका ना रामे, तो आपका क्या प्रयोग किया जाता है? संस्कृत के शब्दों में इसका मूलतः प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी मूलतः शब्द बोला है, तो मूलतः के पश्चात हमने क्या लगाया है? विसर्ग लगाया है। तो इसका उच्चारण ह के समान होता है और इनका प्रयोग क्या किया जाता है? संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। जैसे अंतः, प्रातः, मूलतः, तो ह की तरह इसका उच्चारण होगा।